हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने रोडेंट विल्सन में आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड। ओके, आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड का नाम है सेल एंड टिश्यू। मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि सेल एंड टिश्यू भी एक बेसिस चैप्टर है। इसको डिटेल में पढ़ा जाता है, वो माइक्रोबायोलॉजी और आपके बायोकेमिस्ट्री में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन सुपरफिशियल पढ़ा देना, दोबारा बता देना चाहता हूँ कि मुझे पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरा सिलेबस आपको कराने वाला हूँ, नर्सिंग का A to Z। लेकिन जिस सब्जेक्ट में जितना दे रखा है मैं उसको ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे एनाटॉमी में भी ये चैप्टर, सेल वाला चैप्टर फर्स्ट ईयर की सब बुकों में है, लेकिन डिटेल में अपन पढ़ेंगे वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन सुपरफिशियल पढ़ेंगे। कल को आप ये मत कहने लग जाना कि सेल एंड टिश्यू हम हमारी 12th क्लास में, हमारे कोचिंग में बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, आप लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। अपन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको जो बुक में दे रखा है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बुक से कंसाइज होके मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। जैसे अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर, और इसमें सबसे पहले अपन पहले पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, उसके बाद में अपन देखेंगे टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो अपन ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, वो भी स्टार्ट करते हैं सेल्स, ठीक है। सेल्स, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो सेल होते हैं वो स्मॉल लेस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये अपन छोटी छोटी क्लास से पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, अपनी बॉडी है वो इन्हीं सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में ये बताना चाहता है अपनी बुक में कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके डेवलपमेंट होता है, यदि ह्यूमन बॉडी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक सिंगल सेल से हुआ है। किससे हुआ है? एक सिंगल सेल से हुआ है। ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट है वो एक सिंगल सेल हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। आपको पता है ये मेल सेक्स जिसको अपन ओवा बोलते हैं, ओवा है, और ये स्पर्म, ठीक है। इन दोनों के मिलने से, फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट का आगे जाके फीटस बनता है, और इस फीटस से पूरा एम्ब्रियो फीटस जो अपन एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसमें कंसाइजली मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें यही बताया है कि ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है वो भी एक सेल से ही हुआ है ना। वो सेल थी जाइगोट। जाइगोट आगे जाके डिवाइड होता जाता है, वो फीटस बनता है, फीटस से आगे जाके ह्यूमन बॉडी पूरी बनती है। ये पूरा जाइगोट से फीटस बनता है, ये अलग अलग तरीके का सेल डिवीजन होता है। तो अपन इस चैप्टर में सेल डिवीजन को भी थोड़ा सा अपन ओवरव्यू करेंगे, उसको भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अब देखना स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, सेल। सेल के मैं ऑर्गेनेल्स पे बात करता हूँ, है ना, कि जो सेल होती है वो इनक्लोज होती है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे होती है इनक्लोज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मैं सुपरफिशियल आपको पढ़ाने चाह रहा हूँ ये चैप्टर कि सेल को जो कवर करके रखती है, सपोज एक सेल है, इसको कवर करके रखते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है कि किस सब्सटेंस को अंदर आना है, किस सब्सटेंस को बाहर जाना है, ठीक है। वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ कि सेल को जो कवर करके रखता है वो कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं, इसके अंदर जितने भी कोशिका मतलब या जो सेल के पार्ट पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, उनको कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सपोज करो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कि इनसाइड द सेल जो भी पाया जाता है, सेल के अंदर जो भी पाया जाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, उसके अंदर कवर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। लिख सकते हो ऑल मैटर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे मैटर क्या कहलाते हैं? सब कुछ, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि इनक्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म के भी दो पार्ट है, एक तो आता है साइटोप्लाज्म और एक आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको समझना आप, एक तो होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि ये सपोज करो एक सेल है,
ये सेल है, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये सेल है और सेल के अंदर आपको पता है कि मेन ऑर्गन पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैं ये इतना तो कह रहा हूँ कि सेल के अंदर जितना भी कुछ पाया जाता है वो सब प्रोटोप्लाज्म, लेकिन प्रोटोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के भी क्या है, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट पाए जाते हैं वो, और एक पार्ट जो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा पाए जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जो ये न्यूक्लियस के अलावा पाए गए हैं इसको तो हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसमें सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब पाए जाते हैं, जबकि ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया, और साइटोप्लाज्म जो बचा हुआ, एक्सक्लूड विद न्यूक्लियस, इसमें कहते हैं एक्सक्लूड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस के अलावा सब कुछ पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो ऑर्गेनेल, जो सेल ऑर्गेनेल है, इसके अलावा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, वो हो गया, और जो फ्लूइड होता है, और दूसरा है कि फ्लूइड, उस फ्लूइड को जो नाम देते हैं वो है साइटोसोल। तो इस क्लासिफिकेशन को आप समझना कि पूरा जो सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, एक तो हो गया न्यूक्लियस हो गया, और दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कंटेंट पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अलावा जितने भी सेल के अंदर कंटेंट पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के भी दो पार्ट हो गए, एक तो सेल ऑर्गेनेल्स, इसको बोलो सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरा होता है जो सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। तो जो फ्लूइड है उसको साइटोसोल बोल दिया, और जो सेल ऑर्गेनेल है उसको क्या बोल दिया हमने, वो ऑर्गेनेल हो गया। जो और ऑर्गन है, सॉलिड है, उसको हम क्या बोल दिया, सेल ऑर्गेनेल बोल दिया। ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट ईयर का जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो वो होता है, वाइवा होता है, उसमें मुझसे यही पूछा गया था कि साइटोप्लाज्म वर्सेस प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस, ये मुझसे पूछा गया था। यानी ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मुझे जगह याद है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि मुझे 12th के प्रैक्टिकल में पूछा था या मुझसे फर्स्ट ईयर वाले में पूछा था, लेकिन पूछा था एक जगह, तो मुझे ये हरदम याद रहता है। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक अपना वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, लिविंग सेल में एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। मैं यहाँ पे प्लांट सेल नहीं बोला क्योंकि उनमें क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए कि जो किसी सेल का इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ सेल होता है, इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ सेल, सेल के अंदर का एनवायरमेंट होता है, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे? इसको देखो, ये एक सेल है, ठीक है, तो इसके जितना भी अंदर का एनवायरमेंट है उसको बोलते हैं आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर एनवायरमेंट, और जो बाहर का है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, है ना। अब देखो, कोई भी चीज अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो अंदर जाना बाहर आना जो अलाउ कर रहा है, वही तो आपके सेल का इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सेल का जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो मेंटेन किया जाता है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्यों क्यों तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये पासेज ऑफ सब्सटेंस इनटू और आउट ऑफ सेल, तो लिखो बिकॉज कंट्रोल ऑन passage of substance in or out of cell, सेल के क्या अंदर आएगा, क्या सेल से बाहर जाएगा, ये सारा डिपेंड कौन करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए सेल का जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो कौन मेंटेन कर रहा है, आपका
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद अपन देखो, वैसे आपने पढ़ा होगा कि इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो वैसे तो आपको पता है कि इसके काफी मॉडल दे रखे हैं, लेकिन अपन इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। वैसे आपको पता है इसके 3 मॉडल दिए हैं, इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 3 मॉडल हैं, और मेरे हल्का हल्का जैसे याद है, एक होता है सैंडविच मॉडल, ठीक है, सैंडविच मॉडल जो आपको किसने दिया था, एक डोनियल ऐसे एक साइंटिस्ट होते हैं, डोनियल डेविल ऐसे कुछ है ना। एक होता है यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये दिया था आपके साथ रॉबर्टसन ने दिया था। और एक है आपका सबसे जो सबसे ज्यादा माना जाता है फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है, ये आपके सिंगर एंड निकोलसन 1972 में दिया था, है ना। ये तीनों मॉडल से इसकी स्ट्रक्चर को समझाया था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई आपसे पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, तो क्या होगा आपका आंसर, ये बनी होती है लिपिड से, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। याद रखना, इसमें लिपिड भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इसमें जो लिपिड पाया जाता है वो सबसे ज्यादा, सुनो पहली बात तो, इसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो होता है लिपिड, ठीक है। प्रोटीन कम होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाता है वो प्रोटीन। और प्रोटीन में मेनली कौन सा पाया जाता है, फोस्फोलिपिड। कौन सा पाया जाता है, फोस्फोलिपिड। और जो थोड़ा सा पाया जाता है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो मैं बताता हूँ, पाया तो कोलेस्ट्रॉल भी जाता है, लेकिन मेनली मेजरली क्या पाया जाता है, फोस्फोलिपिड, ठीक है। अब सुनो फोस्फोलिपिड के बारे में, ठीक है। अब फोस्फोलिपिड के बारे में देखो जो फोस्फोलिपिड होता है ना, जो फोस्फोलिपिड होता है ये होता है बाइलेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, बाइलेयर स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ एक्चुअली, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका यदि अपन कंपोजिशन देखें तो मेनली इसमें लिपिड भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर जाएगा सबसे ज्यादा लिपिड पाया जाता है, उसके बाद प्रोटीन एंड उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अब लिपिड में भी मेनली कौन सा लिपिड पाया जाता है, तो फोस्फोलिपिड। अदरवाइज आपसे ऐसे भी कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, एक सिंगल बताओ, तो फोस्फोलिपिड की बनी होती है, सबसे ज्यादा इसमें फोस्फोलिपिड पाया जाता है। अब इसका जो फोस्फोलिपिड होता है वो होता है बाइलेयर, है ना, समझो कि जो फोस्फोलिपिड है वो होता है बाइलेयर। और बाइलेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, पहली बात तो समझो कि जो फोस्फोलिपिड है ना उसके एक तो पाया जाता है हेड, और इसमें 2 फोस्फोलिपिड की क्या पाई जाती है, टेल, ठीक है। तो हेड होता है एक तो, और 2 क्या होती है, टेल होती है। तो हेड तो होता है एक और टेल होती है 2, ठीक है। अब समझो कि जो हेड होता है ना ये तो होता है एच, मतलब कि हाइड्रो, मतलब कि पानी से प्यार करता है, मतलब कि ये होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब अपन कह सकते हैं वाटर लविंग। ये तो आपके पानी को क्या करता है, प्यार करता है, ये तो पानी को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब कि डर होता है ना, साइकेट्रिक में बहुत बड़ा टॉपिक आता है फोबिया, है ना। तो इसको पानी से डर लगता है, मतलब कि वाटर हीटिंग है, ये वाटर से हीट करता है, मतलब ये वाटर हीटिंग, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा, जो हेड है, हेड तो स्टार्ट ही हाइड्रो से हो रहा है, मतलब कि इसको पानी अच्छा लगता है, तो ये क्या है, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, है ना। अब जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, जो हेड होता है, हेड होता है वो होता है बाहर की तरफ, आउटर साइड, जबकि टेल होता है वो होता है इनसाइड, इनर साइड, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे अरेंजमेंट हो तो बाई लेयर होती है ये, है ना। मैं इसका अरेंजमेंट आपको समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसे होता है, 1 2 3 4 और 5, पर ये तो सिंगल लेयर है, और ऐसे ये डबल लेयर हो गया, ठीक है। तो देखो डबल लेयर है, इसलिए तो अपन ने इसको बोला पहली लेयर ये और दूसरी लेयर ये, तो इसलिए तो अपन ने इसको बोला कि ये क्या है, बाई लेयर है। दूसरा आप देखो हेड है वो आउटसाइड में है, जबकि ये टेल है वो इनर साइड में है, ये भी देख रहे हो आप, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि हेड तो होता है बाहर और टेल होती है अंदर की तरफ, ठीक है। ये मैंने आपको
फोस्फोलिपिड के बारे में बताया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बाहर वाटर फिलिक होता है ना, सॉरी हाइड्रोफिलिक होता है। ये हाइड्रोफिलिक होने के पीछे इसका रीजन होता है, वो होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है, और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन की भी स्ट्रक्चर, वाटर की स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है एच एच, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज लोन पेयर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये लोन पेयर है, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये हाइड्रोफिलिक होता है। वैसे इतनी केमिस्ट्री में जाने की तुमको जरूरत है नहीं, ठीक है। अब प्रोटीन क्या है? तो सबसे पहले लिपिड की तो बात कर ही ली। अब कुछ मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, तो इसको भी समझते हैं अपन। देखो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो भी एक्चुअली दो, मैं बताया मेम्ब्रेन अंदर के जो प्रोटीन होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, है ना। इसको समझना दो टाइप के कैसे। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरे होते हैं आपके, होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। अब समझो क्या होते हैं। तो मान लो ये एक सेल थी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। अब इसके अंदर कुछ प्रोटीन तो ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, और कुछ प्रोटीन होते हैं जो ऐसे होते हैं, पूरे क्रॉस करते हैं। तो जो क्रॉस करते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि ऊपर ऊपर होते हैं, इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। समझ में आ गया? अब ये प्रोटीन क्या काम आते हैं इसको भी समझो। ये प्रोटीन काम ऐसे आते हैं कि जैसे कोई सब्सटेंस को यहां से यहां लेके जाना है, ये सेल के अंदर की साइड है, ये बाहर की साइड है, ठीक है। तो अंदर लेके जाना है तो ये प्रोटीन काम करते हैं, है ना। तो ये प्रोटीन का काम क्या होता है? पासेज ऑफ सब्सटेंस। मैंने बताया ना कोई भी सेल के अंदर, या जैसे मैं बताया ये सेल है तो इसके अंदर कुछ जा रहा है या बाहर कुछ आ रहा है, तो ये सारा मेंटेन करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कौन करता है? ये प्रोटीन करते हैं ना। पासेज ऑफ सब्सटेंस इन और आउट फ्रॉम सेल। सेल के अंदर क्या जाना है, सेल के बाहर क्या आना है, वो सब कौन डिपेंड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कौन करता है? आपका प्रोटीन करता है, ठीक है। अपन आगे जाके पढ़ेंगे जब अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे, जिसमें एक होता है कैरियर प्रोटीन, मतलब ऐसे ट्रांसफर करने के लिए एक होता है कैरियर प्रोटीन और एक होता है चैनल प्रोटीन। तो अपन इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे। पर होते क्या ये? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्लियर इतनी बात? समझ में आया? अब इसके बाद आपको मैं बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है इसमें, पर बहुत कम, 1 to 2% कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। ऐसे करता है 70% तो लिपिड पाया जाता है, एंड 30% इसमें ओवरऑल क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और कुछ थोड़ा बहुत परसेंट में आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? मेनली इसका काम होता है एमएससी। आपको मैं बताऊंगा एमएससी क्या होता है आगे जाके, बहुत डिटेल में एमएससी के बारे में अपन पढ़ेंगे। मेजर स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये एक तरह का सेल्यूलर सिग्नेचर होता है, सेल्यूलर सिग्नेचर होता है। अब सेल्यूलर सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? सपोज करो जैसे मेरा एक साइन है, ये सपोज करो मेरे साइन है, ठीक है। इस साइन को देख के हर कोई बता सकता है कि ये साइन सचिन अवस्थी ने करे हैं, ठीक है, ये साइन इस बंदे ने करे हैं। तो ये मेरे साइन है, तो इसको देख के आप बता सकते हो कि ये साइन इस बंदे ने करे हैं, ठीक है। इसी तरह ये किसी सेल के ऊपर मान लो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट ने मिलकर ये कुछ क्या बना दिया? एमएससी बना दिया। इस एमएससी को देख के हर कोई बता सकता है कि इस सेल का नाम ये है, ये इस सेल का एमएससी है। मतलब ये हर सेल को क्या बनाता है? यूनिक। ये अपन बोल देते हैं आइडेंटिटी ऑफ सेल, आइडेंटिटी ऑफ सेल। और इसी को देख के अपनी इम्यूनिटी पता लगाती है कि ये अपनी बॉडी की है, ये अपनी बॉडी की नहीं है। यदि अपनी बॉडी की नहीं है तो इस पे इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स कर दीजिए। तो इस तरह से अपन ने आज की क्लास में पढ़ा है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने देखा, ठीक है। क्या देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? दोबारा आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ कि आज अपन स्टार्ट कराएंगे सेल के बारे में। जो सबसे पहले पढ़ा कि सेल होती है स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होती है अपनी ह्यूमन बॉडी की। फिर मैंने बताया कि अपनी ह्यूमन बॉडी होता है, उसका डेवलपमेंट भी एक सिंगल सेल से होता है, वो जाइगोट होती है। जैसे एक ओवा एक स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाता है, उसमें सेल डिवीजन होता है और वो क्या बनाता है? फीटस बनाता है। इसके बाद बताया कि जो सेल होती है वो पूरी किससे बंधी हुई होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उससे बंधी होती है। और उसके अंदर जितना भी सब्सटेंस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं।
ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस हो जाता है जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या न्यूक्लियस हो गया, और दूसरा साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो हो जाते हैं, और जो फ्लूइड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है। यदि प्रोटोप्लाज्म में से अपन न्यूक्लियस हटा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बोल सकते हैं अपन प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म क्या है, मैं लिख देता हूं। यदि बात करें कि साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिना वाला जो वो है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर अपन देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउट एनिमल सेल की आउटर मोस्ट सेल है, और ये जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कौन मेंटेन करके रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि किसी सेल के अंदर क्या जा रहा है बाहर क्या जा रहा है वो सारा मेंटेन कौन करता है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट तीनों से मिलकर बनी होती है। अब जो लिपिड होता है वो मेनली होता है, वो कौन सा होता है, फोस्फोलिपिड होता है। वैसे थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी होता है। फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है ना, बाइलेयर मतलब कि दो लेयर होती है फोस्फोलिपिड की, पहली लेयर और दूसरी लेयर, ठीक है। अब जिसमें जो हेड होता है फोस्फोलिपिड का वो होता है हाइड्रोफिलिक, जबकि टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। याद कैसे करोगे कि एच है, एच मतलब हाइड्रो, मतलब हाइड्रो इसमें तो वाटर से पहले ही बहुत प्यार कर रहा है, जबकि खुद का नाम एच से स्टार्ट करा है इसने, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक होता है, जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, टेल होती है वो वाटर हीटिंग होती है। अब जो वाटर लविंग होता है वो होता है आउटर साइड, बाहर, है ना। जो हेड होता है वो बाहर होता है, टेल अंदर होती है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, किसी सेल के अंदर कोई जा रहा है या बाहर आ रहा है तो उसको अंदर ले जाने या बाहर लाने के लिए जो काम करते हैं वो प्रोटीन ही करते हैं। जो पासेज का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो प्रोटीन ही करते हैं। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होता है और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। वैसे जो अंदर बाहर ले जाते हैं वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन के बारे में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बताया, कार्बोहाइड्रेट का बताया कि ये एमएससी बनाता है, मेजर स्टोलेटिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये इसी को अपन एचएलए सिस्टम भी बोलते हैं ना, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हर सेल का एक यूनिक एंड आइडेंटिटी होती है। अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर है वो इमेज से दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक इमेज भी ली है इसकी, सपोज ये इमेज होगी, मैं इस इमेज से दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अपन इसकी इमेज, ठीक है। समझते हैं। तो आपने जैसे देखा कि ये अपनी ये क्या है, ये फोस्फोलिपिड है, ये वाला पोर्शन है ये फोस्फोलिपिड है, ठीक है। ये वाला पोर्शन है ये क्या है, फोस्फोलिपिड। में ब्लैक से दिखा देता हूँ, ये फोस्फोलिपिड वाला पार्ट है, क्लियर। तो इसमें देख रहे हो कि जो ये तो है हेड, ये तो क्या हेड, और ये हो गया टेल, ये टेल है और ये हेड। तो आपने देखा कि हेड है वो तो बाहर की तरफ है और टेल अंदर की तरफ है, जो कि दो लेयर में सेट है। एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन ने कुछ प्रोटीन देखे कि ये हो गया, जैसे कि तो मैंने आपको बताया कि ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई। इसके बाद अपन ने इसमें प्रोटीन देखे, तो दो तरह के प्रोटीन है, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन जो ये है, ये पेरिफेरल प्रोटीन। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन कौन सा हो गया, जो ये बड़ा सारा पार्ट है ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। इसके बाद मैंने बताया कुछ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, फोस्फोलिपिड ही नहीं, सब कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जो इसने यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल दिखाए हैं, थोड़े बहुत इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। आगे जाके मैं बताऊंगा जो इंटीग्रल प्रोटीन है यही मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कोई चीज यहाँ है तो उसको बाहर लाना, या बाहर है तो उसको अंदर ले जाने का काम वो ये कौन करता है, इंटीग्रल प्रोटीन करता है। जो भी दो टाइप के होते हैं, तो चैनल प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन। आगे जाके अपन इसका चित्र पढ़ने वाले हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें थोड़े बहुत क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट, ये है ना। और यही आगे जाके एमएससी बनाते हैं। इनको देख के या एचएलए बनाते हैं, इनको देख के अपनी इम्यूनिटी समझ जाती है कि ये सेल का नाम ये है, ये वाली सेल है, ठीक है। ये अपनी सेल है या बाहर की सेल है, यदि अपनी सेल है तो इसका अच्छी तरह काम करो। तो ये है, ये अपने सेलुलर स्ट्रक्चर बनाई। और मैं आपको बता देता हूं कि ये है ना, इसी को अपन ने बोला फ्लूइड मोजेक मॉडल। आपको पता है फ्लूइड मोजेक का मतलब क्या है, क्यों दिया इसका नाम। चलो मैं ये भी बता देता हूँ कि फ्लूइडिटी आती है, मतलब कि थोड़ा ये लिक्विफाई होता है,
कि जो लिपिड होता है ना, आपको पता है घी भी देखा होगा, तो थोड़ा चिकना चिकना होता है, पानी जैसा होता है, तरल होता है, तो उसकी वजह से तो इसको क्या बोला है, फ्लूइड बोला है। मोजेक का मतलब होता है कि आपने मोजेक इमेज देखी होंगी, कई बार इन प्रोटीनों की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से मोजेक टाइप में होता है, थोड़ा बॉक्स बॉक्स टाइप इमेज आती है ना, तो वो मोजेक अपीयरेंस होती है। तो इसकी मोजेक अपीयरेंस की वजह से इसको बोला फ्लूइड मोजेक मॉडल। और किसने दिया था ये? सिंगर एंड निकोल्स। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर आपको डिटेल पढ़नी है तो आप अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसमें अच्छी तरह माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे, पर अभी आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है।